हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस सिस्टम को बनाने में कितना काम करना होगा या फिर उस सिस्टम का एनर्जी कितना होगा। मान के चलिए एक सिस्टम है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्क होता है वो सिस्टम में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन W = 1/2 सिग्मा I 1 से लेके n तक QI/VI। ये एक्सप्रेशन था जिसमें एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये एक फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है। यहाँ पे एक जो सिस्टम है, मान लेते हैं हम एक छोटा सा रीजन जिसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, और डी टाउ इसका स्मॉल वॉल्यूम है, डी क्यू एक स्मॉल चार्ज है। ठीक है। अब फ्रॉम द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इक्वेशन 1 में कम देखिए। अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम इस फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ चार्ज बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा का यूज़ ना करके इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 है उसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा ना लिख के इंटीग्रेशन का साइन, और क्यू इसको क्यू, क्योंकि यहाँ स्मॉल चार्ज है इसलिए इसे डी क्यू और भी पोटेंशियल। W = आप फर्दर सॉल्व करें तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू चार्ज = वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो चार्ज स्मॉल चार्ज डी क्यू इसका वॉल्यूम डेंसिटी रो एंड डी क्यू इसका वॉल्यूम। इसको पर्टिकुलर ऐसा लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमें आगे सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज को याद रखना होगा, जैसे कि गॉस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म डेल डॉट इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरा प्रोडक्ट रूल फॉर डाइवर्जेंस डेल डॉट भी इक्वल टू डेल वी डॉट ई प्लस डेल डॉट ई इंटू भी, ये फॉर्मूला है। थर्ड है वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि है वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब क्योंकि कितना W इक्वेशन 2 से W = हाफ इंटीग्रेशन ऑफ रो भी डेल टाउ, यहाँ भी वही फिर से देखिए। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है गॉस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म से डेल डॉट इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हम रो का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। तो वही हम यहाँ लिख देते हैं रो के जगह पे एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। अब क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है इसलिए ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और डेल डॉट ई भी डेल टाउ ऐसा ही। उसके बाद अब यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्मूला है डेल डॉट वी इक्वल टू डेल वी डॉट ई प्लस डेल डॉट ई भी। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला इतना है। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ इस फॉर्मूले से हम इसको स्प्लिट करते हैं डेल डॉट ई वी डेल टाउ को। तो इसको हम स्प्लिट करें क्योंकि देखिए यहाँ पे ये है वी डेल डॉट ई भी, अगर हम सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो इसको हम इक्वल के साथ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा डेल डॉट भी ई माइनस डेल वी डॉट ई और ये टी टाउ। ठीक है। ये इसको हम इक्वल के साथ ले गए तो इसका वैल्यू इतना आएगा, इतना आएगा। अब जो इंटीग्रेशन का साइन है इसको दोनों में स्प्लिट करते हैं तो डेल डॉट भी ई डेल टाउ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल वी डॉट ई डेल टाउ। अब यहाँ पे जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे हम। तो देखिए अब यहाँ पे क्योंकि ये जो है v है एक स्केलर फंक्शन और e जो है एक वेक्टर, और अगर कोई भी स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑब्वियसली वेक्टर ही होगा। तो हम इस फॉर्मूला से यहाँ पे
ई एक वेक्टर फंक्शन है, तो डेल डॉट ई, इसको वेक्टर, ये भी वेक्टर हो गया, तो इसको हम इस फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ये ई की जगह में वी ई फिर डी ए, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए के फॉर्मूला में। अब यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड बी, तो अब इस डी वी को लिख सकते हैं माइनस ई। अब यहाँ पे ई जो है वेक्टर है, तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ई डॉट ई, अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, तो ए स्क्वायर डी टाउ, और ये एज इट इज अभी तक यहीं इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब यहाँ पे फॉर लार्ज वॉल्यूम, अगर हम ये जो वॉल्यूम है उसे बढ़ा दे तो जो रो का वैल्यू है वो तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो लार्ज वॉल्यूम के लिए अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो रो इक्वल टू 0 होगा, तो क्या होगा, ई स्क्वायर इंक्रीज करेगा, लेकिन जो सरफेस इंटीग्रल है इवेंचुअली डिक्रीज करेगा। ठीक है, इनफैक्ट for large distance from charge E goes like 1 by r square and V like 1 by r। कब, जब जो सरफेस एरिया है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा, कैसे, आर स्क्वायर से, रफली हम बोल सकते हैं जो सरफेस इंटीग्रल है वो डाउन करेगा 1 बाय आर से। तो जो वर्क डन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी वॉल्यूम के लिए जो वर्क डन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वॉल्यूम इंटीग्रल का वो जैसे ही बढ़ेगा, मतलब बढ़ने पे कोई चेंज नहीं होगा वर्क डन में, लेकिन अगर वॉल्यूम इंटीग्रल बढ़ेगा और जो सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल जैसे बढ़ेगा तो सरफेस इंटीग्रल जो है वो घटेगा, जैसे कि जैसे ही हम वॉल्यूम इंटीग्रल को बढ़ाते जाएंगे और जो सरफेस इंटीग्रल है उससे घटते ही जाएगा, तो जो वर्क डन है टोटल वर्क डन में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही देयर इज नो चेंज इन एनर्जी वाट एवर वॉल्यूम यू यूज, बट द contribution from the volume integral goes up and that of the surface integral goes down as you take large and large volume। इफ इंटीग्रेटेड ओवर ऑल स्पेस, अगर लार्ज वॉल्यूम मान के चले हम पूरा स्पेस के लिए ले लिए, ऑल स्पेस के लिए, तो जो क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, और सरफेस इंटीग्रल 0, तो जो इक्वेशन क्या बनेगा लास्टली, इक्वेशन 3 है, जो सरफेस इंटीग्रल है ये, अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, कितना, बस वही बचेगा। तो ये जो लास्ट हमें एक्सप्रेशन चाहिए था वो मिल गया, किसके लिए, ये होगा पूरे ऑल स्पेस के लिए जो वर्क डन है।